हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ दिख रहा है, जिसमें से कि हम लोगों ने एटॉमिक साइज़ और मेटलिक कैरेक्टर देख लिया है। आज हम लोग नॉन मेटलिक कैरेक्टर देखेंगे, मगर उससे पहले ये एक एक करके जो हम लोग कैरेक्टर देख रहे हैं उसके वजह से नंबर ऑफ़ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और वीक में सिर्फ 3 वीडियोज़ आ रहे हैं, इसीलिए चैप्टर कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए हर दिन वीडियो आएगा और वीडियो का टाइमिंग रहेगा 10 AM सुबह में। और अब हम लोग नॉन मेटलिक कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि ये सब हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब ये मेटल्स है, क्योंकि ये जो कलर दे रखा है ये मेटल के लिए कलर दे रखा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 कलर मेटल्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, और नॉन मेटल्स के लिए कौन कौन से कलर यूज़ हो रहे हैं, ये 3 कलर यूज़ हो रहे हैं। तो नॉन मेटल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन में नॉन मेटल प्रेजेंट है, मेनली ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18 में। तो ये तो हम लोग को पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल कहाँ पे प्रेजेंट होता है एक हल्का सा आइडिया लगा। पर नॉन मेटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम लोग को मेटल का कैरेक्टरिस्टिक पता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है वो उतना अच्छा मेटल होता है। तो नॉन मेटल जस्ट ऑपोजिट होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे नॉन मेटलिक कैरेक्टर। Those elements which have a tendency to gain electrons in order to attain octet in their outermost orbit are considered as non-metals। तो मेटल में हम लोग क्या देख रहे थे कि लूज़ कर रहा था इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल में क्या टेंडेंसी देख रहे हैं, गेन करने का, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का टेंडेंसी, ताकि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट अटेंड कर पाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को अटेंड कर पाए। तो नॉन मेटल का कैरेक्टर हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस तरह का जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो कौन कौन से ग्रुप में, मतलब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, 6 और 7। तो जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिनका में 6 होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिनका में 7 होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि जो एकदम पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो नॉन मेटल्स थे, क्योंकि उनका ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एग्जांपल क्लोरीन और ऑक्सीजन का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम लोग देख सकते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग को ध्यान देना है। तो इसको अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन लेना होगा, 1। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl- में कन्वर्ट हो गया। और अब जब Cl- में कन्वर्ट हो गया तो इसका ऑक्टेट कुछ ऐसा बन गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये है। अब इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। तो इस पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, और फाइनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों कैसे हो गए, नॉन मेटल हो गए, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और निगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले रहे हैं। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। तो हम लोगों ने मेटेलिक कैरेक्टर में भी ये दोनों फैक्टर्स देखे थे। तो मेटेलिक से नॉन मेटेलिक में क्या क्या डिफरेंस आता है वो ज़रा देखते हैं। एटॉमिक साइज, स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर इज़ द न्यूक्लियर पुल एंड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना छोटा होगा एटम अब हम लोग क्या जानते हैं कि एटम का साइज़ छोटा क्यों होता है, जब न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा होता है। जब न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा होता है तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपने तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करके रखा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे नॉन मेटल में तो हम लोग को निकालना होता ही नहीं है, हम लोग को और इलेक्ट्रॉन को लाना होता है।
तो न्यूक्लियस का पुल जितना ज़्यादा होगा वो उतना आसानी से दूसरे और इलेक्ट्रॉन को अपने पास ला पाएगा, है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधी ये है कि अगर साइज़ छोटा होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये बात हम लोग को याद रखना है कि छोटा साइज़ होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि छोटा साइज़ है तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा। अब न्यूक्लियर चार्ज, तो घुमा फिरा के वही बात लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो फिर वही है, साइज़ छोटा होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। पर हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ट्रेंड हम लोग को पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड जाता है और अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड जाता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को अगर हम लोग डाउन द ग्रुप ट्रेंड देखें, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है इसका मतलब कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप जाने पे। और ये क्यों होता है इसका रीज़न हम लोग को पता है, क्योंकि अगर डाउन द ग्रुप हम लोग जा रहे हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होते जाएगा वैसे वैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएगा, और न्यूक्लियस से दूर जाते जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अच्छे से पुल करके नहीं रख पाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को निकलने का टेंडेंसी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर अगर जा रहा है तो वो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है ना। अब हम लोग यहाँ पे दे रखा है ग्रुप 14 को, ग्रुप 14 में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे ये मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है, और एकदम ऊपर में नॉन मेटल प्रेजेंट है, उसका मेटलॉइड फिर मेटल, ये ग्रुप 14 का है। अब हम लोग अक्रॉस द पीरियड लेफ़्ट से राइट जाने में क्या होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अक्रॉस द पीरियड जब हम लोग जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है। अब साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड पीरियड का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मेटल्स दिखाई पड़े, फिर हम लोग को मेटलॉइड मिला, और फिर हम लोग को नॉन मेटल मिला, यानी कि एकदम एक्सट्रीम राइट में हम लोग को नॉन मेटल मिलने लगते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मेटल, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि मेटल जो होता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो नॉन मेटल कैसा होगा, नॉन मेटल एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझ लिया था, तो उसको फिर से रिपीट नहीं करते हैं। बस इतना याद रखना है कि नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब केमिकल रिएक्टिविटी, आप अगर सिलेबस देखोगे तो फिर केमिकल रिएक्टिविटी लिखा हुआ दिखेगा नहीं, मगर क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए, कि उसका ट्रेंड के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। पर ट्रेंड अगर सीधा बता देंगे तो रटना हो जाएगा, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है। द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन their tendency to lose or gain electron to complete their outermost orbit। इससे पहले हम लोग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में सीधा सीधा देख रहे थे कि मेटेलिक में लूज़ और नॉन मेटेलिक में गेन हो रहा था, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी में हम लोग सीधा सीधी एक बात नहीं बोल सकते हैं कि लूज़ या गेन। हम लोग को देखना पड़ेगा कि किसका टेंडेंसी लूज़ करने का, किसका टेंडेंसी गेन करने का। ये बात क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर इज़ द रिएक्टिविटी इन द केस ऑफ मेटल्स। तो अगर हम लोग मेटल्स को देखें, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, इन सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो इनका ये क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं जो मेटल्स होते हैं। तो जो मेटल जितना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उसका रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। और वही अगर हम लोग ग्रुप 16, 17 में चल जाए, मतलब नॉन मेटल के केस में चल जाए, तो उसमें क्या होगा, नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल तो गेन करता है। तो इस केस में ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है
यहाँ पे हम लिखते हैं जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है उसका रिएक्टिविटी उतना हाई होता है, और जो नॉन मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है उसका रिएक्टिविटी उतना हाई होता है। ओके, अब ज़रा हम लोग इसका ट्रेंड देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन हम दिखा भी देंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड। अच्छा, अब हम लोग अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को मेटल मिलता है, फिर हम लोग को नॉन मेटल मिलता है, तो फिर कुछ दूर तक मेटल रहते हैं, उसके बाद फिर मेटलॉइड आता है बीच में, फिर नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं। अब देखो, जो मेटल एकदम शुरू में प्रेजेंट है और जो मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों में से साइज़ किसका ज़्यादा होगा? इस वाले का साइज़ ज़्यादा होगा और इस वाले का साइज़ थोड़ा कम होगा। दोनों मेटल ही है, अभी हम लोग मेटल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इस वाले का साइज़ थोड़ा कम होगा। अब दोनों को ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाएगा? जो ये पहला वाला है वो आसानी से लूज़ कर पाएगा। तो अब हम लोग जब ऐसे मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा? रिएक्टिविटी घटेगा। क्यों घट रहा है? क्योंकि अभी हम लोग मेटल में ही मूव कर रहे हैं। जब तक मेटल ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे लूज़ करने का टेंडेंसी उसका कम होते जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं कर पाएगा, तो उसका रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज़ करेगा। अब उसके बाद हम लोग घुस जाएंगे नॉन मेटल के अंदर। अब जैसे ही हम लोग नॉन मेटल के अंदर घुसेंगे तो नॉन मेटल को तो वैसे भी लूज़ नहीं करना होता, उसको तो गेन करना होता है। अब जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे वैसे वैसे साइज़ कम होते जा रहा है, तो जो सबसे आखिरी में प्रेजेंट है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा इसके कंपैरिजन में। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अब हम लोग फिर जब इधर मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि मेटल से नॉन मेटल में शिफ्ट हो रहा है ना। तो हम लोग को क्या याद रखना है कि केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। और ये क्यों होता है? क्योंकि पहले जब तक मेटल चलेगा तो तब तक डिक्रीज़ होगा, और जैसे ही नॉन मेटल आएगा वैसे ही इंक्रीज़ करने लगेगा। तो ये तो अक्रॉस अ पीरियड हुआ। अब अक्रॉस अ ग्रुप देखते हैं, मतलब डाउन अ ग्रुप देखते हैं। तो डाउन अ ग्रुप जब हम लोग देखते हैं तो या तो हम लोग मेटल को देखेंगे या फिर उधर नॉन मेटल साइड देखेंगे। तो अगर हम लोग मेटल को देख रहे हैं, मतलब ग्रुप 1, 2, 3 इन सब एलिमेंट्स को देख रहे हैं, तो जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप 17 को लेते हैं। ग्रुप 17 को लेते हैं तो इसको तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और हम लोग क्या जानते हैं जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का टेंडेंसी बढ़ता है, गेन करने का नहीं। तो इसका मतलब कि मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल जो होगा वो टॉप पे प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो मेटल और नॉन मेटल पे बहुत डिपेंड करता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया वो ज़रा देखते हैं। ये क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक टेबल दिख रहा है, हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है टेबल, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं, हम बस ये जो क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन को दिखाना चाह रहे हैं। मोस्ट रिएक्टिव जो पूछा है, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A और 1। तो इस वाले ग्रुप में यहाँ पे ये 4th पीरियड तक का ही एलिमेंट दे रखा है। अब इसमें से पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये ग्रुप 1 के बारे में पूछ रहा है, यानी मेटल के बारे में पूछ रहा है। और मेटल का रिएक्टिविटी जो है डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज़ करता है, क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा लूज़ करने का टेंडेंसी उसका इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा कि आर, ये जो आर लिखा हुआ है उसका टेंडेंसी वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। वैसे ये आर होगा क्या, हम लोग क्या जानते हैं, ये है ली ना को। तो यहाँ पे पोटेशियम, जो यहाँ पे आर लिखा हुआ है उसके जगह पे एक्चुअली क्या है, पोटेशियम है। तो ये तो बस ऐसे ही ABCD सिम्बलाइज़ कर दिया है। ये जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये सब क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व करके नहीं जा रहा है, तो अगर वो पूरा चैप्टर अच्छे से भी जानता है
तो भी वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आएगा, वो 70-80 के बीच में लटक जाएगा। लेकिन अगर कोई चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहा है और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कर रहा है, तो उसका 90+ घुसने का चांस बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो आज आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो, तो मैं कल भी डाल दूँगी, क्योंकि जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता उस दिन, तब तक हर दिन लेक्चर आएगा। तो ओके, बाय।